मैं चाहता हूं कि विजय कुमार शर्मा कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया। हमारे फोर फादर्स मेरे ख्याल से 1870-1875 में ये शेखावत परिवार, राठौड़ परिवार जो आया था, उनके साथ हमारे फोर फादर्स यहाँ आए थे। इरिगेशन एक बहुत बड़ा इशू है। पानी की समस्या जो है वो खेती के लिए बहुत मायने रखती है। विदर्भ ग्लोबल फाउंडेशन यानी एड, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारा इनिशिएटिव है वो। सेक्शन 8 कंपनी बनाई हमने नई उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और ये हम लोगों ने सेंटर स्टार्ट कर दिया है। जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो शॉर्टकट हमको पहुंचा तो देता है लेकिन कीमत मांगता है। जीवन को सहज जीना, सरल जीना, वो कहते हैं ना, ढंग से बात करने के लिए भी ढंग होना चाहिए। आपने जब सोचा भी होगा पीएचडी करना है तो कैरेक्टर के तौर पर राम, ऐसा कोई गुण नहीं होगा मानवता का जो डिफाइंड हो कहीं भी, जो राम में विद्यमान नहीं। और ऐसा नहीं कि राम कोई चमत्कारिक पुरुष रहे, राम की मेकिंग हुई है। राम को वैसा बनाने में भूमिकाएं हैं बहुत सारी। आपने नितिन शब्द का भी संस्कृत में अर्थ खोजा है। ये नितिन जी को बताया आपने कि आपके शब्द का अर्थ ये है, और क्या अर्थ खोजा आपने? ऐसे कभी अवसर नहीं मिला बात करने का। हाँ, मैंने किताब जरूर लिखी उन पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दिव्येश द्विवेदी, आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। यूसीएन पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि विदर्भ और ख़ासतौर से नागपुर से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की जो शख्सियतें हैं उनसे हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं, उनके कामों से जो है वो परिचय कराएं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो बातें होती हैं उससे ना केवल हम विदर्भ के या हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बल्कि जो शख्सियत जिनसे हम बातचीत करते हैं उनके भी जीवन के अलग अलग आयामों को हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो नागपुर या विदर्भ या सेंट्रल इंडिया के विकास के लिए एक बड़ी पहल जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से या मौजूदा राज्य सरकार के माध्यम से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि होती है, एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से। एडवांटेज विदर्भ एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो व्यापारिक क्षमताओं को विदर्भ के, सेंट्रल इंडिया के, उनको एक तरीके से वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास करता है और निवेशकों को आकर्षित करता है कि वो विदर्भ में आएँ, नागपुर में आएँ और अपने उद्योगों को स्थापित करें और यहाँ के जो संसाधन हैं उनका एक तरीके से इस्तेमाल करके अपने औद्योगिक विकास की प्रगति को सुनिश्चित करें और इस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति को भी एक तरीके से उसमें बल मिले। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एडवांटेज विदर्भ का जो पूरा का पूरा काम है उसे कई लोग मिलकर एक साथ करते हैं। उसी में से एक बड़ा नाम डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी का है और एडवांटेज विदर्भ का जो पूरा का पूरा आयोजन होता है वो एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस कमेटी के माध्यम से होता है। आप उसके सेक्रेटरी भी हैं। सर के अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सारे आयामों का परिचय हम हमारे दर्शकों तक कराएं, लेकिन हम फोकस एडवांटेज विदर्भ पर बहुत ज़्यादा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मित्र, आप आज मुझे यूसीएन पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। ये मेरा भी फॉर्चुनेट है कि इसके माध्यम से मैं विदर्भ के और बाकी जो समीपवर्ती क्षेत्र है उन सब लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और एडवांटेज विदर्भ जो हमारे लाडले नेता विदर्भ के या राष्ट्र के कहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन नितिन गडकरी जी का ब्रेन चाइल्ड है। आपने देखा होगा नितिन जी जीवन को छूने वाले अलग अलग आयामों पर कार्यक्रम करते हैं। उनका ज्येष्ठ नागरिक मंडल है जहां वो सीनियर सिटीजन्स के साथ में कनेक्टेड हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, उनके मनोरंजन के लिए व्यवस्था करते हैं, उनके तीर्थाटन, पर्यटन, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसी तरह कृषि का बहुत बड़ा महोत्सव एग्रोविजन होता है। एग्रोविजन को तो मेरे ख्याल से एक 15 वर्ष के भी ऊपर हो चुके हैं, जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। वहाँ जितना डेवलपमेंट कृषि में हुआ है वो हमारे विदर्भ के अंतिम किसान तक भी पहुँचे, इसकी व्यवस्था करता है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं नितिन जी। उसके अंदर हमारा जो भारतीय जो परंपरा है हमारी मनोरंजन की, क्योंकि भारतीय परंपरा में मनोरंजन, कला, साहित्य जितना है, संगीत, ये साधना है। और जिस ढंग से विदर्भ की धरती काफ़ी रिच है इस मामले में, विदर्भ का जो फोकलोर है काफ़ी रिच है, उसको भी अवसर देते हैं।
साथ में बंजे हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट भी लाते हैं, जिससे कि नागपुर और यहाँ के आसपास के समीपवर्ती लोगों का मनोरंजन भी हो और अवसर मिले उन सबको सुनने का। इसके अतिरिक्त वो स्वास्थ्य की योजना भी चलाते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने खासदार औद्योगिक महोत्सव को आरंभ करने का निर्णय 2022 दिसंबर में लिया था। आप इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले बता रहे थे हमें अनौपचारिक बातचीत में कि मजाक मजाक में गडकरी साहब ने आपसे या आप कुछ लोगों से कमिटमेंट ले लिया कि इस तरीके का इवेंट हमें करना है। एक्चुअली 31 दिसंबर 2022 की बात है। शाम में हम लोग उन्हीं के घर पर बैठे थे, किसी एक निमित्त में गया था, मेरे साथ गिरधारी मंत्री भी थे, तो हल्के अंदाज में बातचीत चल रही थी। अचानक उन्होंने पूछ बैठे कि मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम लोग काम करोगे क्या? और आपको तो मालूम है कि जब वो कोई भी काम सोचते हैं या करते हैं तो वो सर्वसमावेशी रहता है, क्योंकि उनका एंगल पॉलिटिकल कभी नहीं रहता। उस व्यक्ति का जो एंगल है, वो विजन है, वो मानवता और मानवता, पर्सन एज ए होल, रीजन एज ए होल, पीपल एज ए होल, ऐसे काम करने के बाद ही हैं। उनको लगता था कि यहाँ पर औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो कर ही रहे थे जो हर संभव हो रहा था। आपने देखा होगा मेट्रो, नागपुर की मेट्रो रिकॉर्ड टाइम में स्टार्ट हुई। मिहान को लेकर के वो कितने सेंसिटिव हैं ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके हर समय प्रयास रहता है कि मिहान में जितना हो सके मिहान का डेवलपमेंट हो, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आए, और जो कंपनियाँ आई हैं उनको लाने में भी उनका बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि निश्चित रूप से आपके कोई संकल्प में यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य होगा। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई। 2023 के मध्य में उन्होंने हमको बुलवाया, संस्था गठित हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, रजिस्टर्ड संस्था, बॉडी बनाई। और नितिन जी के काम करने का स्टाइल मैं आपको बताता हूँ। नितिन जी क्या करना है वो आग्रह रखते हैं, कैसे करना है, क्या इनपुट लगेगा, कैसे उसको विशाल बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें उनकी सामूहिक हिस्सेदारी रहती है। वो प्रत्येक व्यक्ति को पूछते हैं और सबको साथ में लेकर के काम करते हैं। उनकी इच्छा थी कि इंडस्ट्री के लोग ही इस औद्योगिक महोत्सव में भाग लें, क्योंकि उन्हीं की समस्याएं हैं, उन्हीं से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं की है। देखिए, दो चीज़ है उनके दिमाग में। एक ये कि हमारे यहाँ का उद्योगपति यदि 25 करोड़ का धंधा कर रहा है तो 250 करोड़ कैसे करेगा। हमारे यहाँ का उद्योगपति यदि 200 करोड़ का धंधा कर रहा है तो 2000 करोड़ कैसे करेगा। एक दूसरा, नए निवेश हमारे यहाँ कैसे आएंगे। तीसरा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, पिछले साल उन्होंने हमको ये एडवांटेज विदर्भ का 2.0 स्टार्ट होने के पहले जो हमारी प्रारंभिक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप लोग कोशिश कर रहे हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी दावोस से काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आए। गढ़चिरौली आपने देखा होगा कि स्टील का बहुत बड़ा हब बन रहा है। खनिज के मामले में हम हैं तो रिच, विदर्भ फॉरेस्ट और खनिज दोनों मामले में बहुत रिच है। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि उद्योग आ जाएगा, मैन पावर भी आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्र भर से जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो एचआर की जो एजेंसियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स को मुहैया कराती है, वो सारी की सारी एजेंसियां आती हैं और वो उड़ीसा से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से पूरा मैन पावर लेकर आती है। नितिन जी ने कहा वो मैन पावर तो आ जाएगा, आना भी चाहिए। भारत में कहीं भी विकास हो तो कहीं के भी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यदि हमारे विदर्भ के बच्चों का भी स्किलिंग अपग्रेडेशन हुआ, स्किल का ट्रेनिंग हुआ और वो यदि दक्ष हुए तो उनको भी अवसर मिलेगा। आज आप देखेंगे कि नवी मुंबई में या बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, गुड़गांव में, बॉम्बे में, फार्मा सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, आप कहीं भी चले जाइए, 95% यूथ आपको विदर्भ का मिलेगा। तो विदर्भ में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है।
अब वो यूथ जो है अच्छा, ये बात भी सच है कि प्रत्येक की परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि वो घर छोड़कर बाहर नौकरी के लिए निकल जाए। एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है उसका उसके परिवार के बीच में रहना कई कारणों से आवश्यक रहता है। नहीं, ऐसा तो कहा भी जाता है कि पलायन तो आदमी आखिरी समय में या अंतिम मजबूरी के अंतर्गत समय ही में करता है। अंतर्गत ही करता है। हाँ। और पलायन कोई करना भी नहीं चाहता। अगर उसको बेहतर व्यवस्थाएं उसके आसपास मिल जाए तो क्यों पलायन करे तो वो? उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यहाँ के बच्चों का स्किलिंग हो। हम्म, अब देखो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की स्थिति क्या है, हम्म, ये किसी से छुपी नहीं है। हम्म, मैं सारे ओवरऑल हमारे यहाँ की जो एकेडमिक सिस्टम है, हम्म, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ऑफिस में जब मैं किसी क्लर्क के एम्प्लॉयमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देता हूँ तो मेरे पास में एमए और उस पीएचडी लेवल तक के एप्लीकेशन आते हैं, और आने के बाद में एक सिंपल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में भी सामने वाले के माथे में पसीना आता है। हम्म, तो ये तो हमारे यहाँ स्तर है हम्म, एजुकेशन का। हम्म, तो इसका कंसर्न उनको ऑलवेज था। उन्होंने कहा स्किलिंग इज़ द ओनली। चाइना के बारे में वो कहते हैं, चाइना, इटली या जितने भी, स्पेन, ये जितनी कंट्रीज़ की वो बात करते हैं, जर्मनी, वो कहते हैं वहाँ के यूथ ने जितना वो स्किलफुल हुआ हम्म, उतना वहाँ का इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो हुआ। हम्म, इसी के अंतर्गत उन्होंने प्लान किया कि हमारे यहाँ एक विदर्भ ग्लोबल फाउंडेशन बनना चाहिए, हम्म, और उसका अंतर्गत एक स्किल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। हम्म, और स्किल यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत हम लोग भुवनेश्वर भी गए स्किल यूनिवर्सिटी देखने के लिए, साहब हमारे साथ गए। तो वहाँ भुवनेश्वर में है स्किल बहुत बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी है जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। हम लोग वहाँ गए। वहाँ देखने के बाद जब बाहर हम निकले, हमने कहा साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था है। बोले देखो इससे बहो मत, तुमको सोचना ये है कि विदर्भ में क्या निवेश आ रहा है, तुमको सोचना ये कि विदर्भ में कौन सी इंडस्ट्री है, तुमको सोचना ये है कि अगर तुम एक नाई की दुकान का भी स्किलफुल आदमी तैयार करके दे सकते हो और उसके रोजगार और उसकी जो आवक है उसमें अगर बढ़ोतरी कर सकते हो, तुमको वहाँ भी ध्यान देना है। कॉस्मेटिक का भी अगर कोई एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई बच्ची है, वो यदि तैयार होती है, ट्रेंड होती है और उसको अवसर मिलता है और उसके निजी जीवन में उसको 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं और कोई एक स्किल उसके हाथ में आता है, वो भी तुमको करना है। आईटी भी तुमको करना है, एआई भी तुमको करना है, यानी यहाँ तक कि स्कूटर मैकेनिक भी तुमको तैयार करना है, और ईवी जो आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गाड़ियाँ आ रही है, उसके भी इंजीनियर्स को तुमको रेडी करना है। उनका ज़्यादा ध्यान इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स या पढ़े लिखे बच्चों के साथ में तो है ही, लेकिन वो ये भी कहते हैं जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, उनको क्या स्किल दे सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी फॉर्म होने में टाइम लगता है। आदरणीय देवेंद्र जी ने हमको पिछले साल ही 100 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया था और वो प्रोसेस में है, हमको वो ज़मीन मिल जाएगी। वहाँ हर एक सेगमेंट का एक वर्टिकल बने, हॉस्पिटैलिटी का बने, आईटी का बने, एआई का बने, बेसिक इंजीनियरिंग का बने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बने, ये सारे वर्टिकल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन साहब के दिमाग में ये था कि यार ये सब तो टाइम लगेगा, काम तो अपने यहाँ शुरू हो गया, तो क्यों ना अपन एक सेंटर स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने अभी लास्ट 1-2-2.5 महीने पहले टाटा स्ट्राइव के साथ कोलैबोरेट करके नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो स्मार्ट सिटी कौशल केंद्र है पार्डी में, वो हमको हैंडओवर किया। टाटा स्ट्राइव, विदर्भ ग्लोबल फाउंडेशन यानी एड, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारा इनिशिएटिव है। वो सेक्शन 8 कंपनी बनाई हमने नई उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और ये हम लोगों ने सेंटर स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी आप लोग बनाने वाले हैं स्किल यूनिवर्सिटी, तो इसका संचालन ऐड करेगा या कोई अन्य एजेंसी नहीं, जो है एड करेगा। एड ही करेगा उसको? एड करेगा, ये एड का ही इनिशिएटिव है। क्योंकि देखो आज ज़रूरत किसकी है, इंडस्ट्री की। मैन पावर किसको चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए। दो बातें हैं, मैंने यदि प्लम्बर ट्रेंड किया और वो प्लम्बिंग इंडस्ट्री में आ गया और काम करना स्टार्ट कर दिया, चलिए ठीक है, मान लीजिए वो किसी
सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ गया। अब अपने नागपुर में कंपनी है प्लास्टो, प्लम्बिंग का पूरा मटेरियल बनाती है, बेचती है। या एक जगुआर कंपनी है, ये जितनी कंपनियां हैं बाहर की प्लम्बिंग का जो काम करती हैं, उनके साथ में उनको सर्विस इंजीनियर लगता है। वहाँ जुड़ गया, ठीक है। नहीं जुड़ा, अगर सीख कर उसने अपने गांव में भी स्टार्ट कर दिया तो दोनों पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो वो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा, या वो किसी बड़ी कंपनी में सर्विस इंजीनियर बन जाएगा। तो ये संकल्पना है दिमाग में, इस तरह से यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना, इसको लेकर के वो चालू हुआ। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि एडवांटेज विदर्भ जो है उसके पीछे शुरू करने की संकल्पना क्या है। अब इसके 2 चैप्टर हो गए हैं, अब ये तीसरा जो है वो होने जा रहा है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि 2 जो एडवांटेज विदर्भ के सीज़न हुए हैं, इनकी उपलब्धियों को किस तरीके से रेखांकित किया जा सकता है कि ये 2 बारी जो है 2 साल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, तो इससे क्या कुछ अचीव हुआ नागपुर विदर्भ को या सेंट्रल इंडिया को, या उसमें क्या कुछ रोड मैप तैयार हुआ जिसका हमें आगे चल के रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकता है कि इससे बड़े व्यापक बदलाव औद्योगिक क्षेत्र में हमें दिखाई देंगे। मैं बताऊं मित्र आपको, हमारे एडवांटेज विदर्भ 1 से ही रिजल्ट आना शुरू हुए। क्योंकि एआईडी जब फॉर्म हुआ, एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब फॉर्म हुआ, तो लोगों के दिमाग में ये था कि दिस इज अनदर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। नितिन जी की संकल्पना वैसी नहीं थी। उनका कहना था कि तुम लोग फैसिलिटेटर हो। जितने इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, चाहे ट्रेड के हो या इंडस्ट्री के हो, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम लोग जॉइंटली रेज करो। हमारे साथ 44 सेक्टर जुड़े जिनके साथ हमने काम करना स्टार्ट किया। टूरिज्म उसमें से एक बड़ा सेक्टर है। आपने देखा होगा विदर्भ का टूरिज्म काफ़ी फल फूल रहा है, और ख़ासकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नए नए गेट ओपन होने के बाद हमारे यहाँ की आवक बहुत लंबे लेवल पर बढ़ी है। हालांकि अभी भी उसका नागपुर सिटी को उतना लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं या रेलवे स्टेशन से आते हैं या कार से आते हैं और डायरेक्ट वो गेट पे चले जाते हैं और वहाँ के होटल में रुकते हैं। लेकिन नागपुर में भी इस तरह की कुछ चीज़ें, एक्टिविटी चालू हो जिसके लिए आदमी एक रात नागपुर रुके, ये प्रयास में रहा। और यहाँ की टूरिज्म पॉलिसी महाराष्ट्र की, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर के साथ और विदर्भ के जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, विदर्भ के जितने रिजॉर्ट ओनर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले हैं, सबको बुला करके उस पर मंथन किया और डे लॉन्ग वर्कशॉप किया। उसका नतीजा ये निकला कि जो टूरिज्म पॉलिसी आई है, जिसको सर्वत्र सराहना मिल रही है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट जो 3-4 पॉलिसी आई है ना, उसका अप्रिसिएशन तमाम महाराष्ट्र में है, उसमें से टूरिज़्म एक है। और हमको प्राउड है इस बात का कि टूरिज़्म पॉलिसी को हमने टू अ बिगर एक्सटेंट इन्फ्लुएंस किया। ये हमारे वर्कशॉप, हमारे बिजनेस कॉन्क्लेव्स, हमारा एडवांटेज विदर्भ 1.0, उसमें जो अलग अलग वर्कशॉप हुए, सेमिनार्स हुए, बाद में हमने एक डे लॉन्ग वर्कशॉप लिया, इसका नतीजा है कि हमने उसको इन्फ्लुएंस किया। स्टेट गवर्नमेंट ने कैसा है कि हमको, चूँकि देवेंद्र जी का पूरा साथ है, आप यकीन मानेंगे कि देवेंद्र जी ये 3 दिनों में 2-3 बार तो डेफिनेटली आते हैं, और उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है सब चीज़ों में। वो ही वांट्स टू टेक कॉल ऑन एवरीथिंग, सारी चीज़ उनको रिपोर्ट होती है। ऐसा ही लॉजिस्टिक में हमको उसका फ़ायदा मिला। लॉजिस्टिक पॉलिसी भी जो आई, उसमें भी एड के मंथन का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो जीसीसी की पॉलिसी आई, हमारे यहाँ मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है मियान में, लेकिन आईटी कंपनियाँ उतने बड़े लेवल की नहीं है। ब्रांड है, देखो ब्रांड हमारे पास है, काम नहीं है, पर उस ब्रांड का उतना बड़ा काम नहीं है। अगर मान लीजिए टाटा है और उसके 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो बड़ी बात नहीं, टाटा चाहे तो 50,000 का एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। HCL है, आप यकीन मानेंगे जो टॉप के 5 या 6 ब्रांड है, उसमें एक ही सिर्फ है जो अपने यहाँ नहीं है, बाकी सब अपने यहाँ है, सबके लेकिन साइज छोटे हैं। तो ये जो जीसीसी जो ग्लोबल सेंटर फॉर ग्रोथ होता है, इन लोगों को लाना नागपुर, उसके लिए महाराष्ट्र में एक जीसीसी पॉलिसी बनी, और वो जीसीसी पॉलिसी को बनाने में भी
एड के मंथन का बहुत बड़ा रोल है। एड ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। हमारे यहाँ पिछले 2 साल से जीसीसी पॉलिसी पर, आईटी पर लगातार, और इतने एंथुजियास्टिक हैं हमारे मिहान के जितने भी है, चाहे इन्फोसिस हो, इन्फोसिस है नहीं है शायद नागपुर में, एक वही नहीं है, बाकी सारे हैं। टाटा हमारे यहाँ है, HCL हमारे यहाँ है, और इनके हेड्स जितने भी हैं। अच्छा, आप आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ नागपुर के भी ऐसे बंदे हैं जिनकी अपनी कंपनियां और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नागपुर में नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का है, कुछ इन्फोसेप्ट लोगों का है, हाँ। एक्सेंट वालों का है। और देखो, काम तो इन लोगों का इंटरनेशनल भी है, नागपुर भी है, काम तो सबका बड़े लेवल पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी को लेके बहुत बड़ी इशू होती थी। अब रीकारपेटिंग के नाम पे 2 साल तक अपना एयरपोर्ट ही बंद था। उसका भी साहब ने बड़ा एग्रेसिवली इनिशिएटिव लेकर के उसको करवाया। पर अभी रीडेवलपमेंट का जो काम है वो उसका भी मसला लटका हुआ नहीं, है, लेकिन उसमें और उसे भी बड़े विकास के तौर पर देखा जा सकता है कि वो प्रोजेक्ट जितने जल्दी शुरू हो जाए और कंप्लीट हो जाए, उससे बहुत फायदा होगा। मैं आपको बताऊं, उस काम में देरी हो रही है लगातार। देखो, ऐसा है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार के स्तर पर ही होती है। एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, एज एन वेलविशर ऑफ दिस सॉइल बोलिए, हम लोगों का काम क्या होता है कि उसको परस्यू करके सामने लेके आना। अभी हमको रिसेंटली अश्योर किया है देवेंद्र जी ने भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये इंडिकेशंस हैं कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, और जहाँ तक GMR को बहुत जल्दी एयरपोर्ट हैंडओवर हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि यदि नागपुर के लिए एक साउथ ईस्ट एशिया से फ्लाइट शुरू हो जाए, चाहे सिंगापुर हो, हांगकांग हो, कोलमपुर हो, इस साइड से एक फ़्लाइट शुरू हो जाए तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे दोहा कतर आने से हम इधर कनेक्ट हो गए, और एक इधर से स्टार्ट हो जाए तो हम इधर कनेक्ट हो जाएंगे, तो होल वर्ल्ड विल बी कनेक्टेड। आज अगर नागपुर आना है इस साइड के आदमी को, हांगकांग का आदमी सीधे नागपुर नहीं आ सकता, उसको या तो चेन्नई जाना पड़ेगा, या हैदराबाद जाना पड़ेगा, या बेंगलोर जाना पड़ेगा, वहाँ से आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इसको दूर करने की कोशिश चल रही है, और मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट ईयर और 2 बहुत सारे मसले जो है उन पर हल निकलेगा। अब जो आयोजन होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ फोकस जो है वो आप लोगों ने रखा है, और क्या कुछ टारगेट है कि इस सीजन में हमें ये जो बातें हैं या ये चीज़ें हैं, इस पर फोकस करके इसे अचीव करना है? देखो, 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागपुर का वैशिष्ट्य है कि नागपुर में इंडिविजुअल बहुत बड़ा हुआ, उसका क्लस्टर बड़ा नहीं हुआ। हाँ, कई औद्योगिक घरानों को हल्दीराम बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा ब्रांड है, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। एक कोई व्यक्ति बालाजी बाहर से आया, उसने यहाँ मौदा में कोई यूनिट डाला, चैप्टर एंड हो गया। लुपिन फार्मा देश की 2nd नंबर की कंपनी है फार्मा में, मियान में उनका यूनिट है, बहुत सक्सेसफुल यूनिट है। वो आया, उसके बाद में उसको फॉलो करने के लिए फॉर्मुलेशन का दूसरा यूनिट नहीं आया। पर वो तो एक्सपोर्ट यूनिट है। देखो, ऐसा है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो, फॉर्मुलेशन तो फॉर्मुलेशन है। 2 प्रकार की चीज़ें हैं, या तो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट बना लीजिए, API जिसको हम कहते हैं, जो कि एक्टिव होता है उसके अंदर टैबलेट में, या फॉर्मुलेशन बना लीजिए, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इस फॉर्म में। ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। नागपुर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा इसलिए है कि वी आर सेंट्रली कनेक्टेड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हमारे यहाँ कॉलेजेस, आपको लगता है फार्मेसी कॉलेजेस 40 के ऊपर हैं विदर्भ में। यही तो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा था ना, यही बच्चे जाके वहाँ काम कर रहे हैं बाहर। तो उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए, अब इस साल कोशिश हमारी 2-3 प्रयास तो हमारे एकदम क्लियर है। US की पॉलिसी आप समझ रहे हैं क्या है, ट्रम्प की टैरिफ का कोई माई बाप नहीं है, सुबह सो के उठते हैं तो कुछ एक नया बम धमाका रहता है। तो अब थर्ड वर्ल्ड की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया सबने, एक्सपोर्टर्स ने भी। तो लास्ट ईयर हमने GIBF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की, उनके साथ कोलैबोरेट किया। GIBF अब की बार हमारे यहाँ 3.0 में 25
देशों के या तो राजदूत आ रहे हैं, या वाणिज्यिक राजदूत आ रहे हैं, या उनके वाणिज्यिक काउंसलर आ रहे हैं, या वहाँ के एसोसिएशन वाले आ रहे हैं। ऐसे 25 देशों से लोग आ रहे हैं इस बार। तो अब आप देखिए, हमने ये प्लान किया है कि ये 25 देशों में क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे हम हमारे यहाँ के विदर्भ के उद्योगपति को। वो लोग आएंगे यहाँ पर, उनका इनॉग्रल सेशन होगा। बाद में हमने वहाँ व्यवस्था करी है B2B कॉन्फ्रेंस की, बिजनेस मीटिंग की। इस बार फुल्ली एयर कंडीशनड व्यवस्था करी है हमने। हमारा मेन हॉल, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल, हमारे B2B हॉल, हमारा मीडिया सेंटर, साथ में हमारा एग्जीबिशन, ये कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर होता है वो हमारा प्रयास है। और एक चीज़ का बड़ा आश्चर्य करोगे आप, इसको क्रिएट करने वाले सारे विदर्भ के लोग हैं। 99.9% हम कोशिश करते हैं कि इसके क्रिएट करने में जो एजेंसियां लगती है वो सारी एजेंसियां हमारे विदर्भ की हो या नागपुर की हो, बाहर की नहीं हो। तो अब जब हम लोगों तक पहुंचेंगे कि भाई हमारे यहाँ स्पाइसेस की संभावना बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ फूड की काफ़ी आइटम्स ऐसे हैं जिसकी संभावना बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ मिनरल्स है, हमारे यहाँ टेक्सटाइल है, हमारे यहाँ काफ़ी कुछ है सराउंडिंग में। अब तो स्टील भी है इतना बड़ा गढ़चिरौली में। तो कोशिश ये रहने वाली है कि इस बार हम वो 25 कंट्री जो आने वाली हैं, बाय द वे हमने बीच में स्वीडन से हमारे पास आए थे उनके काउंसिल जनरल, उनका मीटिंग भी होस्ट किया था हमने। इसके अलावा माल्टा करके एक छोटा देश है, वहाँ से आए थे, उनका भी हमने होस्ट, वो तो छोटा सा कंट्री है, पूरा टूरिज्म बेस्ड है, उसका भी हमने सेमिनार। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ के लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यूएसए क्यों भाई एक्सपोर्ट के लिए, दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी खुलेगी, छोटा कंट्री होगा, कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। यहाँ डायरेक्ट अगर हमारे पास आ जाएंगे और डायरेक्ट अगर व्यापारी को 1 to 1 हम करा देंगे तो आगे भी हम उसके लिए मध्यस्थी करके काम करते रहेंगे जब तक कि उसका सब एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। और GIBF एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पुणे दिल्ली बेस्ड है, उनके साथ हमने MOU किया हुआ है। तो पहली बार हम ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा जो जनरल सेक्टर है, स्टील है, IT है, एजुकेशन है, इस पर तो हमारा हर साल जिस तरह से काम होता है वैसा होता ही है। बैम्बू पर भी हम वर्कशॉप करते हैं, फिशरी पे भी हम वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर नदियाँ हैं, समंदर है, उसके अलावा इनलैंड फिशरी को बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छा उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिशरी हो या बैम्बू हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो हर्बल प्लांटेशन का काम हो, ये हमारे किसानों के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स बन सकती है। आप देखिए, यदि भंडारा ज़िले में, चंद्रपुर ज़िले में, गढ़चिरौली ज़िले में, अमरावती ज़िले में, वर्धा ज़िले में, वहाँ स्थानीय लेवल पर ये उद्योग शुरू हुए तो इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा, शहर की तरफ आने वाली भीड़ रुकेगी और वहाँ का जो खर्चे कम है ना। आज अगर एक व्यक्ति अच्छा खासा घर बना करके रह सकता है यदि वो नागपुर में अर्न करने वाली इनकम का आधा पैसा भी गांव में कमाता है तो। सही बात। और गडकरी साहब की वजह से रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अभी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, इसके पहले जब वो रूरल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में थे उस समय उन्होंने गाँव के रोड अच्छे बना दिए। और अब जो ये नेशनल हाईवेज के साथ में, एक्सप्रेस हाईवेज के साथ में जो फीडर रोड बन रहे हैं कनेक्टिविटी वाले, जो नज़दीक की तहसील से कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। नागपुर पहुंचना आज औरंगाबाद 4.5 घंटे में पहुंचता है आदमी, इसका लाभ तो होगा। इससे सामाजिक समस्याओं का भी निराकरण होगा। आपसे दो बातचीत करके दो चीज़ें मैंने एक समझने की कोशिश की। एक, आपने बताया कि विदर्भ के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा जो रोड़ा, एक तरीके से हम जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति या एक उद्योग इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, लेकिन क्लस्टर उसका जिस तरीके से होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो रहा है, या मल्टीपल जो उद्योग हैं वो उससे जुड़े हुए खड़े नहीं हो रहे हैं। एक तो ये
एक इंडिविजुअल उद्योग की बात होगी, तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, नितिन गडकरी का भी बहुत फोकस है। हम ये देखते हैं कि वो अपने फार्म, जो उनका भक्ति फार्म है, वहाँ पर किस तरीके से इनोवेटिव खेती कर रहे हैं, उसके वीडियोस डाल रहे हैं, किसानों को वहाँ विजिट कराते हैं। एग्रो विजन तो वो कर ही रहे हैं, पर क्या विदर्भ का किसान परंपरागत खेती से हटके नवीनता के साथ में नए टेक्निक को आत्मसात करके इनोवेटिव खेती करे, उस तरीके के प्रयत्न कर रहा है क्या? क्या वो अपने माइंडसेट को चेंज करके ज़्यादा रिस्क लेके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहा है क्या? आपको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये हो रहा है क्या? देखो, मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हम्म। लेकिन एक चीज़ पर कहता हूँ इसमें कि आप एग्रीकल्चर भी देखते हैं। थोड़ा सा देखता हूँ मैं। हम्म। समस्या एक आती है, देखो बताता हूँ मैं। मेजर इशू क्या है? इरिगेशन एक बहुत बड़ा इशू है। हम्म। पानी की समस्या जो है वो खेती के लिए बहुत मायने रखती है। हम्म। अभी जैसा गवर्नमेंट की पॉलिसी सोलर पंप्स की आई हम्म। और थोड़ा पानी में सुधार हुआ, थोड़ा जलवायु परिवर्तन भी हुआ अपने यहाँ, कुओं के जल स्तर में भी थोड़ा सा सुधार हुआ, सोलर पंप्स मिले। देखो, किसान को मोटिवेट किया जाए ना, तो उससे बड़ा तो कोई दूसरा चैलेंज स्वीकार करने वाला आदमी नहीं है। वो कितने ऑड में जीता है और सारे ऑड्स में भी वो अपना काम करने का प्रयास करता है। पर वो मोटिवेट होना भी चाहिए, ये भी बड़े महत्वपूर्ण नहीं, है। मोटिवेट कैसे होगा? देखिए, अभी जैसे अभी चल रहा था कि स्पेन में या इटली में, साहब कुछ एक नाम ले रहे थे कि वहाँ पर एकड़ संतरे की जो आउटपुट है वो हमारे यहाँ से 5 गुना है। अब मजे की बात यह है कि वहाँ पर गांव में 20 स्कूल है मैनेजमेंट की, जो ऑन द स्पॉट प्रोसेसिंग, पैकिंग और इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमी, उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम वी कैन जस्ट पास द बक कि यार वो नहीं ले रहा है, चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन हमने भी चैलेंज रखा ही कहाँ है? चैलेंज जब रखा जाएगा जब हम इन चीज़ों को उनके सामने रखेंगे। और देखो, उसका फ़र्क तो पड़ा है, पहले से और आज में फ़र्क तो हुआ है। यहाँ से एक्सपोर्ट होती है सब्जी भाजी भी दुबई, यूएई जाती है। हालांकि इस ये जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र है, वहाँ के किसान ज़्यादा उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उठा तो रहा है। किसान का कैसा, किसान का विषय थोड़ा सा टिकलिश इसलिए है कि उसको एक तो सिंपैथाइजर बना के रखा हुआ है, किसान ने सदा मांगने वाला बना के रखा हुआ है। साहब तो विदर्भ के लिए भी बोलते थे कि विदर्भ की भूमिका क्या है सब जगह, हम पिछड़े, हम पिछड़े, हम पिछड़े। क्यों पिछड़े भाई? सारे तो साधन आपके पास आ गए हैं, आप मानसिकता को बदलो। तो ये मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, चाहे ऊपर से नीचे बदले या नीचे से ऊपर बदले। कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिले और उद्योग सरीका वो चले, तब जाकर उसका विकास होगा। उसके बिना संभव नहीं है। ऑल्टरनेटिव क्रॉप भी उसमें आए, वेजिटेबल आए, फ्रूट्स आए, अलग अलग जो ग्रीन हाउस की खेती होती है वो आए। तो धीरे 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 बदलाव तो हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा स्लो है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो परंपरागत खेती से हटके इनोवेटिव खेती में जाना है, उसके जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं वो भी इतने कॉस्टली हैं कि किसान जो पहले से परेशान है वो कैसे उसमें, अब वो डीप इरिगेशन कैसे करे, वो ये दिक्कत हम फेस करते हैं कई बार कि लकड़ी का ऑल्टरनेटिव जो आता है वो लकड़ी से महंगा होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कई बार हमको परेशानी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी हैं और अल्टरनेटिव चीज़ें आने लगी हैं और स्वीकारोक्ति भी हो रही है और होगी। सामाजिक परिवर्तन तो, आर्थिक परिवर्तन बोलो, सामाजिक परिवर्तन बोलो, ये सारे परिवर्तन तो एक बड़ा व्हील होता है, उसको घूमने में समय तो लगता है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि इंडिविजुअल राइट्स इतने बड़े होते हैं कि आप निंदक नियरे राखिए, आप निंदक तो पूरे खड़े रहते हैं नियरे, उनका काम ही है बस क्रिटिसाइज करना। बट एट द सेम टाइम रास्ते निकलते हैं, रास्ते निकालने वाले निकालते भी हैं। अब देखो ना, एडवांटेज विदर्भ ही एक ऐसी दृष्टि बन गई कि सकारात्मकता शुरू हो गई, सोचना शुरू हो गया। हमने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म दिया लास्ट ईयर। नागपुर यूनिवर्सिटी में हमारे पास 200 एंट्री आई थी इनोवेशन की, कुछ बच्चों के पास पेटेंट भी था, हमने कंपटीशन किया उसका,
40 बच्चों को निकाला उसमें से, 40 बच्चों की एक किताब छापी, 6 का टेक ट्रांसफर हुआ, पैसे मिले उनको। इस साल हम उत्साहित हो गए, हमें लगा यार बच्चे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस साल हम लोगों ने एक नया उसमें अध्याय जोड़ा कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी और अमरावती यूनिवर्सिटी को साथ में जोड़ लिया। इस साल मेरे पास एंट्री आएगी 250 से 300 सब जगह की मिला के। स्क्रीन होके नागपुर में 40-50 आएगी और हम फिर उसमें से स्कैन करके हम NIF को बुलाते हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वालों को बुलाते हैं, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनोवेशन सेंटर है उनको बुलाते हैं कि आप आइए, ये देखिए बच्चों का काम, यदि अवसर मिलता है तो इनको आगे कैसे प्रमोट करें, आप हमको गाइड करिए। क्या होता है, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बच्चे काम तो कर लेते हैं, उनको यदि प्लेटफॉर्म मिल गया बात करने का, चीज़ें रखने का, तो एक्सपोजर मिल जाता है। इस बार हमने उसको ज़्यादा एक्सपांड किया है, इनोवेशन वाले मैटर को, स्टार्टअप वाले मैटर को। आपको आश्चर्य होगा कि नागपुर में 50 परिवार ऐसे हैं जो 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्टार्टअप में इनपुट करके डाल रहे हैं। इनफेड जो है IIM का जो एक विंग है जहाँ पर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है स्टार्टअप को, स्थिति ये बन रही है कि नागपुर के लोग फंड करने को तैयार हैं। दे हैव कम फॉरवर्ड, उन्होंने नाम लिखवाए हैं अपने और फंड किया भी है, 1-1 करोड़ का फंडिंग किया है। ये एडवांटेज विदर्भ का बेनिफिट है, ये उस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट है। तो इस बार ये भी है कि एडवांटेज विदर्भ फोकस करेगा कि जो इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेस जो ग्रो हो रहे हैं वो इंडिविजुअल ना होके सामूहिकता में सब ग्रो करें और उसको ये करें। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। और एडवांटेज विदर्भ तो अपने आप में बड़ा इवेंट है, और ना केवल शहर की मीडिया की, बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया कि राष्ट्रीय मीडिया की भी उस पर नज़र रहती है और देश भर से जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं वो उसे कवर करने भी आते हैं। अब हम एडवांटेज विदर्भ पर तो हमारी बात होगी, मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विजय कुमार शर्मा से भी रूबरू करा दें और उनके काम से भी रूबरू करा दें। और आपका जो सेक्टर है वो मेरे भी बहुत एकदम एक तरीके से मन के बहुत करीब है। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ आप जो है वो बिजनेस करते हैं, और आयुर्वेद की जो देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है बैद्यनाथ, उससे भी आपका परिवार जुड़ा हुआ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि विजय कुमार शर्मा कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया। मूल रूप से आप लोग जो है वो राजस्थान के हैं और अमरावती की जो पूर्व राष्ट्रपति रही हैं हमारे यहाँ की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आप उनके परिवार के साथ में, चूंकि आप लोग ब्राह्मण हैं तो वो शेखावत थे, राजपूत थे, तो उनके साथ में आप लोग माइग्रेट होके अमरावती आए थे। हमारे फोर फादर्स मेरे ख्याल से 1870-1875 में ये शेखावत परिवार, राठौड़ परिवार जो आया था, उनके साथ हमारे फोर फादर्स यहाँ आए थे। और उनका चूंकि अमरावती के आसपास दरियापुर तालुके में वहीं उनका वास्तव्य था, तो हमारा परिवार भी वहीं रहता था। और इस तरह से हम लोग राजस्थान से यहाँ माइग्रेट होके आए। उसके बाद अमरावती नियरेस्ट शहर था। बलगांव एक बहुत बड़ी, अमरावती को लग के एक मंडी है कपास की। एक ज़माने में बलगांव मंडी कपास की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। जैसे अपना नागपुर कामठी है, ऐसा अमरावती बलगांव है। तो बलगांव मंडी में हमारे कपास क्षेत्र के सारे बड़े उद्योगपति, सारे उद्योगी वहाँ रहा करते थे। तो अब इन लोगों ने भी शायद व्यापार में हाथ आजमाया होगा हमारे परिवार ने, तो वो कुछ बात बनी नहीं। तो बाद में ये लोग नौकरी पे निकले। नौकरी पे निकले तो मेरे पिता का संपर्क आया बैद्यनाथ परिवार से, तो वे 1951 में नागपुर माइग्रेट हुए और बैद्यनाथ उन्होंने ज्वाइन किया बतौर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और धीरे धीरे पापा हमारे उसके मार्केटिंग सेल्स के मैनेजर बने और 35 साल उन्होंने बैद्यनाथ परिवार के साथ बिताए। और उसी परिवार का सानिध्य है बोलिए, या उसी परिवार का आशीर्वाद है बोलिए, कि मेरी पीढ़ी में हमने शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से हमारा शिवायु ब्रांड नेम से प्रोडक्ट स्टार्ट किए 1988 में। करीबन 70 प्रोडक्ट हम बनाते हैं और मध्य भारत में काम करते हैं। गुणवत्ता जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष है। इसीलिए आज गत 37-38 वर्षों में एक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक स्थापित ब्रांड हमारा शिवायु के नाम से है। मैं तो वैसे नॉन टेक्निकल हूँ, मैं तो फार्मेसी में मैंने डिप्लोमा इसलिए किया था कि दुकान खोलना चाहता था। फिर मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद शिवायु चालू हुआ
और धीरे धीरे अपने व्यवसाय उद्योग को बढ़ाता चला गया। बाबूजी का ध्यान सोशल रिलीजन इन कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा था। आप नाम भी ले लीजिए, मुझे लगता है कि हाँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग आपके जो पिताजी हैं उनको जानते भी होंगे। सामाजिक क्षेत्र में वो बहुत अग्रगण्य रहे हैं। नहीं, पंडित जी उमेश शर्मा जो हैं हाँ। वो मेरे फादर हैं और उनके सानिध्य में ही हम पले बढ़े। ये जो कुछ है हमारा आज का अचीवमेंट बोलिए या जो भी हमने छोटा बहुत अल्प कमाया है जीवन में, अपने कुछ जीवन मूल्य जिए हैं, उन्हीं कृपा से जिए हैं। वो ज़्यादातर सार्वजनिक जीवन जीते रहे, मैं अपना पारिवारिक और व्यावसायिक कार्य में रत रहा। पर यह अवसर जब आया एडवांटेज विदर्भ का, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस मिट्टी से हमने कमाया है, नाम कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, पैसे कमाए, उस मिट्टी को वापस देने का टाइम आ गया है। तो अगर हम ये काम करते हैं, उद्योग पनपता है तो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी स्थितियों में गुणात्मक बदलाव होता है। जिस मार्केट में पैसा रोटेट होता है, समृद्धि आती है, संतुष्टि आती है, नई नई चीज़ें देखने समझने को मिलती है। तो मुझे लगा कि जिस समय गडकरी जी ने मुझे ये कहा कि इस ऐसी संस्था के लिए काम करो, तो मुझे लगा कि यार वाकई मन में जो एक बात थी कि वी शुड रिटर्न टू द सॉइल एंड द सॉइल विच हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, तो हमको तो अवसर मिल रहा है काम करने का, इसको हमने पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरे साथ जो टीम है, आशीष काले जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, राजेश बागड़ी जी हमारे ट्रेजरर हैं, और प्रणय जो है हमारे वैद्यनाथ परिवार के, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, राजेश रोकले जी हैं, प्रशांत दुगे मुगे जी हैं, जो हमारी तांबी जी हैं, ये हमारी जो टीम है, अशोक गोयल है उसमें, भिन्न भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि और भिन्न भिन्न औद्योगिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन सबका संकल्प एक ही है, विदर्भ का औद्योगिक विकास, क्योंकि उद्योग में निहित है सामाजिक और पारिवारिक और आर्थिक उन्नति। एक चीज़ और हो रही है, मुझे लगता है कि आप इस पे बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि एलोपैथी की जो मेडिसिन है उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढने का भी एक तरीके से जो चलन है या जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये भी होता है कि किसी का सिर दुख रहा है या उसको हल्का दर्द हो रहा है, तो वो ये कोशिश करता है कि वो एलोपैथी की दवाई ना ले, वो आयुर्वेद का जो उसके पास में वैकल्पिक जो दवाई है या मेडिसिन है वो उपलब्ध हो, तो उसका वो इस्तेमाल करे। तो आयुर्वेद का प्रचलन जो है या आयुर्वेद अपने आप में बहुत ज़्यादा ख्याति मौजूदा समय में हासिल कर रहा है और लोग उसकी तरफ में एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, आयुर्वेद जो है ना, उसको संधि विच्छेदन करो इस शब्द का, आयुर और वेद। आयु है ना जीवन, और वेद है ना ज्ञान। तो ये जीवन का ज्ञान जो है ना वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद हमारे जीवन जीने की पद्धति है। आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में जो वैद्य हुआ करते थे वो बड़े अच्छे ज्योतिष भी होते थे, वो बड़े अच्छे फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी होते थे, भोजन आहार विशेषज्ञ भी होते थे, वो बहुत अच्छे साइकोलॉजी समझने वाले साइकोथेरेपिस्ट भी होते थे। एक वैद्य जब जुड़ा होता था परिवार के साथ, तो उसको ये मालूम होता था कि इसकी किस व्यक्ति की तासीर कैसी है, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। उसको यदि वो दूर से बता देता कि इसके पेट में यदि दर्द हुआ है आज, तो इसने डेफिनेटली अपनी आदत के मुताबिक ये काम किया होगा। नाड़ी देख के पता कर लेते हैं बीमारी क्या है। ये जो शास्त्र है ना, ये हमारा प्राचीन शास्त्र आयुर्वेद, ये हमारे जीवन पद्धति है। आप देखिए 12 महीने में 4 ऋतुएं होती है और ऋतुचर्याएं होती है। 12 महीने का अलग अलग समय का अलग अलग भोजन होता है, पहरावा अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है। हमने क्या किया, हट गए थोड़े से। हटे क्यों? शॉर्टकट ढूंढने लगे। जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो शॉर्टकट हमको पहुंचा तो देता है, लेकिन कीमत मांगता है। वो कहते हैं ना, या तो आप सीख लीजिए, आप अगर नहीं सीखेंगे, समय सिखाएगा, तो समय आपसे कॉस्ट वसूल करेगा। समय आपको फुकट में कुछ नहीं सिखाता।
तो हम लोगों ने बहुत बड़ा समय गंवाया। अगर हमारी पद्धति ये चिकित्सा की शुरू से ऐसी होती कि जहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन और उसके साथ कनेक्ट हुई औषधि, क्योंकि आहार विहार आचार विचार उसके बाद औषधि आती है आयुर्वेद में। पहले आहार विहार आता है, आचार विचार आता है, फिर आहार विहार आता है, उसके बाद औषधि आती है। भाई पहले आप अपना टाइम पे सो भाई, टाइम पे सोओगे तो टाइम पे उठोगे। और रात में आपका लिवर जब काम करता है मिडनाइट में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेता है वो। लेकिन रात को 12 बजे भी यदि आपको भोजन उपलब्ध है, जबकि आपका 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक तो लिवर ने काम करना है, और दिन भर में आपने जो खाया पिया है उसके टॉक्सिन्स को अलग करना है, उसको पोषण में बदलना है, उसको पित्त में बदलना है, उसको रक्त में बदलना है, और आपको आपके शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करना है। तो ये जो नई पीढ़ी का अंधानुकरण है, पाश्चात्यकरण जिसको हम कहते हैं, पाश्चात्यकरण आधुनिकरण नहीं है भाई। आधुनिकरण जो है ना वो सामाजिक बदलाव में है, पारिवारिक बदलाव में है, हमारी निजी स्वतंत्रता में है, बच्चियों की पढ़ाई में है, लड़कियों के पढ़ने में है, लड़कियों के प्रोफेशनल बनने में है। आधुनिकता उसमें है। पाश्चात्य ढंग से जीवन जीना भाई, मेरे बताओ, मैं तो यूएस भी गया था और भी कई कंट्रीज जाने का मौका मिला। रेफ्रिजरेटेड फूड निकाल करके माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं वो लोग। ताज़ा खाना, ये लग्जरी हिंदुस्तान या मेरे ख्याल से एशिया को ही लाभान्वित है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर स्वास्थ्य बनता है मित्र। अच्छा, आपने मान लीजिए कोई चीज़, देखिए एलोपैथी और आयुर्वेद में फ़र्क क्या बताता हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए आंवला ले लीजिए आप, या अदरक ले लीजिए आप। अब अदरक में क्या होता है, अदरक में जिंजरॉल करके एक एक्टिव होता है। आपने क्या किया, जिंजरॉल को सेपरेट कर लिया, लेकिन जब अदरक आप खाते हैं तो उसके फाइबर भी खाते हैं। वो आपको आपके पाचक में बड़ी भूमिका अदा करता है और आसानी से पच जाता है, क्योंकि होल खाते हैं आप। शरीर को जितना चाहिए पोर्शन उतना ले लेता है। आपने मान लीजिए उसके एक्टिव को अलग कर दिया, एक्टिव उसमें से अलग हो गया, और अलग करने के बाद यहाँ रुके नहीं आप, आपने उसका सिंथेसिस भी बना लिया लेबोरेटरी में। फिर आप वो एक्टिव की इतनी सी टैबलेट देने लग गए। आपकी ज़रूरत क्या है, होल की है। आपने इतनी सी टैबलेट ली, वो आपके रक्त में जाके सीधे घुल गई। शरीर की जो प्रक्रिया है पाचन की, आपने उसको अवसर ही नहीं दिया कि वो अपना कोई रोल प्ले करे इसमें। हरी मिर्च है, आपने 4 खा ली तो क्या होगा, आपको पेट में जलन हो जाएगी, शौच में जलन हो जाएगी। इसका मतलब जो अपचन, जो जिसकी आवश्यकता नहीं थी, वो आपके फीकल मैटर में निकल गया। अधिक कैप्सिकम ओलियोरेजिन जो आपने खा लिया, लेकिन आपने रेजिन की टैबलेट बना ली तो क्या होगा, तो रेजिन टैबलेट जाके सीधी ब्लड में डिजॉल्व होगी। आपने अपने शरीर को अवसर ही नहीं दिया कि उस प्रक्रिया से वो गुजरे। नतीजा क्या निकलता है, सिंथेटिक चीज़ें बनने लग गई, जिसका वो आराम तो देगी, क्योंकि वो कहाँ काम करती है, वो पेट में काम नहीं करती। दर्द पेट में है, काम दिमाग में करती है। दर्द थोड़ी हटा वहाँ से, रूट कॉज तो वहीं के वहीं है। मान लीजिए नाली में कचरा पड़ता है, नाली ब्लॉक होती है, आपने एक बाल्टी पानी लिया, जोर से डाला, कचरा बह गया। कचरा डालने की आदत बंद करनी पड़ेगी ना भाई, आपको तो रूट कॉज देखना होगा। तो आयुर्वेद जो है ना, रूट कॉज देखता है। आयुर्वेद में सिर दर्द होना, टॉन्सिल का दर्द होना, या आयुर्वेद में गैस का बनना, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। तो बीमारी तो कुछ और है, समस्या कहीं और है, निदान आप कहीं कुछ और करते हैं, इलाज कुछ और करते हैं। ये दृष्टि बदल रही है, लोगों को समझने लगा है कि ये जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है बॉडी में, ये फायदे का नहीं है। जो पोषण मिलेगा शरीर को, शरीर जिस पोषण को खुद लेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उसको, बायो अवेलेबल, जो शरीर खुद को अवेलेबल करके लेगा और खुद एब्जॉर्ब करेगा, उससे जो उसका लाभ होगा वो कोई आर्टिफिशियल पंपिंग से नहीं होने वाला है। ये पूरे विश्व के ध्यान में आने लगा। और आयुर्वेद का जो साइंस है वो आज का नहीं है, 5000 साल के पहले का साइंस है।
और मैं तो कहता हूँ उसके भी पहले का साइंस है। आयुर्वेद में क्या हुआ है मालूम है? हमारे पौराणिक, हमारे वैदिक ग्रंथों में जो चिकित्सा को लेकर के सूत्र थे, उनको महर्षियों ने एक जगह लाया और ला करके उसको स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। पहले था नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी था। अब आपको लगता है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके पास तो अस्पताल था नहीं, और उस समय एलोपैथी इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई थी। घाव तो उनके भी ठीक होते होंगे ना, और अंग्रेज थे डॉक्टर, तो वहाँ कैसे जाएगा वो? जा ही नहीं सकता। तो घाव तो उसके भी भरते थे, तबीयत उसकी भी ठीक होती थी। आयुर्वेद अपने आप में एक परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जीवन पद्धति है। ये जो मॉडर्न साइंस है, इसने ये कह करके कि नहीं ये तो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, ऑल्टरनेटिव नहीं है सर, आप ऑल्टरनेटिव हो, वो मेन है, क्योंकि बहुआयामी है। वो चारों तरफ से देखना सिखाता है, क्योंकि शरीर की खुद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम ऐसी होती है कि वो रोग प्रतिरोधक शक्ति तो उसके अंदर से बड़ी कर लेता है, इनहेरेंट क्वालिटी है वो बॉडी की, और आयुर्वेद उसमें सपोर्ट करता है। इतना फर्क है, ये बहुत टेक्निकल है। मैं तो मार्केटिंग, मुझे लगता है कि एक एपिसोड पे ही बातचीत हो नहीं, सकती है एक कि पूरा एपिसोड में आयुर्वेद किसी पे फोकस करके। नहीं बातचीत हो, और आयुर्वेद का कोई निष्णात, कोई वैद्य आए, वो इस पर बातचीत क्योंकि करे। मैं तो मार्केटिंग का आदमी हूँ। जितना हाँ। जितना मुझे मार्केट को लगता है नॉलेज, उतना ही मुझे समझता है। एक और चीज़ है सर, आपकी बड़ी खास है कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरी वाले डॉक्टर नहीं है, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। और आपने पीएचडी भी की है भगवान राम पे, और राम को आप अपनी थीसिस में बताते हैं कि वो सबसे बड़े कॉरपोरेट लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपके पीएचडी के बारे में बताइए, और आपने राम पर क्या अध्ययन किया है, राम को किस तरीके से जाना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे या जितने, आपने जब सोचा भी होगा पीएचडी करना है, तो कैरेक्टर के तौर पर राम ही क्यों सिलेक्ट किया? दरअसल इसके पीछे मेरा एक छोटा सा अपना चिंतन अकेले का है, ऐसा तो नहीं कहूँगा। मेरी माँ, मेरे पिता, और एक अपने नागपुर में हिंदी के बड़े विद्वान हुए हैं जो ओम प्रकाश जी शुक्ला, इनका मेरे यहाँ बहुत आना जाना था। बाबूजी के अच्छे मित्र थे, इनका बहुत जाना आना था। तो मैं कविताएं भी जो लिखता था वो कहते थे भाव तुम्हारे बहुत सुंदर हैं, लेकिन शब्द का संयोजन और शब्द कम पढ़ते हैं तुमको, तो तुम क्यों ना इसका अध्ययन करो, हिंदी पढ़ो, औपचारिक रूप से पढ़ो। तो मेरी पढ़ाई तो 83 में ही ख़त्म हो गई थी जब मैंने लॉ किया था। लॉ ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन शुक्ला जी के, मिश्रा जी के, ओम प्रकाश जी मिश्रा के आग्रह से मैंने 2011 में बीए किया हिंदी लिटरेचर में, फिर एमए किया, और एमए करने के बाद में मैंने एमफिल करके फिर पीएचडी किया। पौराणिक ग्रंथ और पौराणिक कहानियाँ, मेरा ऐसा मानना है, और मेरे परिवार में इस प्रकार से मेरे दादाजी पंडित शिवदत्त शर्मा शास्त्री आचार्य जो काशी बनारस से पढ़े हुए थे, हमारे यहाँ सब लोगों का एक चीज़ बड़ा निश्चित है कि कर्मकांड हो या पौराणिक कहानियाँ हो, कथा हो, किस्से हो, ये जीवन प्रबंधन के लिए ही प्रेरणा देने वाले साधन हैं। ये मूल नहीं है, ये साधन है। ये इंडिकेट करते हैं आपको, ये आपको कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, आप उसको समझाएंगे कि 2 + 2 4 होता है, तो जब आप ऐसा कहेंगे 2 + 2 4, शायद कंफ्यूज हो सकता है। आप 2 एप्पल रखेंगे, फिर 2 एप्पल रखेंगे, उसको कहेंगे 2 एप्पल धन 2 एप्पल 4 हो गए। तो जो प्रारंभिक कर्मकांड है ना जीवन का, वो बस वो 2 एप्पल से 2 एप्पल जुड़ करके 4 होना, उतना ही उसका रोल है। उसके बाद बुद्धि में परिपक्वता आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे जीवन का जो संकल्प है, मोक्ष नहीं है मित्र, मोक्ष नहीं है, कतई नहीं है। ये भ्रम वाली संकल्पना है कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ है और वैकुंठ नाम की कोई चीज़ है। मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखता। पर कई धर्माचार्य और आध्यात्मिक गुरु तो यही बताते हैं कि अंततो गत्वा लक्ष्य जो है मानवीय शरीर का या मानव का, वो मोक्ष है। नहीं, अंततो गत्वा मानव शरीर का, मानवीय आत्मा का, मानवीय शरीर का, मानवीय बुद्धि का, चिंतन का अंततो गत्वा लक्ष्य केवल प्रसन्नता है, सत्य चित्त आनंद।
मूर्ति की संकल्पना तो बहुत लेट आई मित्र। हम्म, उसके हजारों साल पहले हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म का पूजन हुआ करता था। हम्म, और हमारे यहाँ ब्यूटी है हमारे संतों की, विशेषकर तुलसीदास जी की, कि उन्होंने अद्वैत को और भक्ति को दोनों को साथ में जोड़ दिया रामायण। हम्म, तो जब हमारे यहाँ परिवार में क्या था कि बाबूजी के साथ सुबह का जो समय होता था, 5:30 बजे उठना एक परंपरा से है। हम्म, तो उस समय चाय पीते पीते कई विषयों पर चर्चा होती थी। हम्म, तो पिताजी हरदम कहते थे ये बात कि जितने धार्मिक ग्रंथ हैं ना हमारे, ये हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए है, ये हमारी मानवीय संवेदनाओं को सम करने के लिए है, ये हमारे विचारों को परिपक्व करने के लिए है। ये एक क्षुल्लकता, छोटी सोच इसके बाहर जाने की है। वसुधैव कुटुंबकम वाली जो सोच है, समस्त वसुधा, महाराष्ट्र तो और भी उन्नत है भाई। कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव महाराज घी लेके गए उसके पीछे पीछे कि अरे भाई तो ऐसे कैसे खाएगा, रूखी देख के तो घी तो तूने छोड़ दिया। तो हम लोग इतने संवेदनशील लोग हैं। जितनी भी ये पढ़ाई है पुराणों की, वेदों की जितनी पढ़ाई है, ये सारी की सारी जीवन को तनाव मुक्त रखना, जीवन को सहज जीना, सरल जीना। वो कहते हैं ना, ढंग से बात करने के लिए भी ढंग होना चाहिए, वो वाली बात है। तो जीवन में यदि कुछ अच्छा करना है, अच्छा क्या, तो मेरे मन में शांत भाव रहे, मेरे मन में खुद के प्रति आदर रहे, मेरे मन में खुद के प्रति सम्मान रहे। खुद के प्रति तनावपूर्ण जीवन जिया तो मैंने क्या जिया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून से जो जी रहा है ना, उसके बाद सबसे बड़ी संपदा है। तो ये कौन सिखाता है? हमारा बाहरी दुनिया ना हमको आजीविका की पढ़ाई पढ़ाती है मित्र। और हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ जो है ना, ये हमको जीवन की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो राम सबसे बड़े कॉर्पोरेट लीडर कैसे? इसलिए हुए कि राम का आपने देखा होगा, वाल्मीकि जी रियल टाइम है। वाल्मीकि रामायण जो है वो रियल टाइम है। जिस आज की भाषा में हम बोले कि भैया मेरे सामने घट रहा है, उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। तो वाल्मीकि रामायण जो है रियल टाइम है। वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश का भी जन्म हुआ। वाल्मीकि जी संपर्क में थे इनके अपने राम जी के सारे चरित्र को उन्होंने देखा। जब नारद जी ने आग्रह किया उनसे कि इस तरह का उदात्त चरित्र जिसमें हो, इस पर एक आप ग्रंथ लिखिए, तब वाल्मीकि रामायण की संकल्पना आई और वो ग्रंथ आया। तो ऐसा कोई गुण नहीं होगा मानवता का जो डिफाइंड हो कहीं भी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में, जो राम में विद्यमान नहीं है। और ऐसा नहीं कि राम कोई चमत्कारिक पुरुष रहे, राम की मेकिंग हुई है। राम को वैसा बनाने में भूमिकाएं हैं बहुत सारी। यानी ह्यूमन बीइंग कैन अटेन दैट पोजीशन, ये राम ने हमको तय करके बताया। महल में पैदा हुए, बुढ़ापे की संतान, प्रोटेक्टेड चाइल्ड, भेजने को भी डर रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, लेकिन राइवल है विश्वामित्र और वशिष्ठ। लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने कहा, राजा को समझाया कि भेज दो आप, और उनके कहने पर उन्होंने भेजा। वरना वो तो कह रहे थे मेरे को ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, इतने किशोरायु के इस बच्चे को ले जा क्या करोगे। अब उसको आप आज के कॉन्सेप्ट से जोड़े, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया और स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हुआ, उस किताब के वातावरण से बाहर नहीं निकला, तो विकास कैसे होगा। तो विश्वामित्र के साथ जब राम गए तो राम स्ट्रीट स्मार्ट बने। आपने कभी कैंपस इंटरव्यू देखा है? एक ही कॉलेज में कैंपस का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेने वाला आता है, एक बच्चे को पैकेज देता है 50 लाख का, एक को देता है 10 लाख का, एक को देता है 20 लाख का। मुझे एक बात बताओ, सिलेबस सेम है, कॉलेज सेम है, प्रोफेसर सेम है, सब कुछ सेम है, फिर इस तरह से भेदभाव क्यों होता है? और ऐसे कैसे उसके अंदर चयन करता है? वो ये देखता है कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है, ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करता है, ये चैलेंज को रिजॉल्व कैसे करता है, ये टीम के साथ कैसे चलता है। तो जो स्मार्टनेस लगती है वो कहाँ आती है? वो आती है रास्ते पर। इसीलिए उसके लिए शब्द है स्ट्रीट स्मार्ट।
सबसे पहले विश्वामित्र जी ने क्या किया, लेके तो निकले रथ पे, बाहर निकले, बोले भगवान नीचे उतर जाओ प्रभु। सारे उनके राजसी वस्त्र रखवा लिए, बड़ का दूध बांध करके जटाएं बनवा दी, और जैसे दूसरे शिष्य रहते हैं आपको वैसे रहना है, जैसे दूसरे छात्र गुरुकुल में रहते हैं वैसे आपको रहना है। तो जीवन सिखाया, लाइफ की लर्निंग हुई, नीचे तक की लाइफ। यानी लोकनायक राम बने अधिनायक से, तो उसमें भूमिका वशिष्ठ की जितनी है उतनी ही विश्वामित्र की है और उतनी ही अगस्त मुनि की है। अब आप बताइए कि बाली का जब वध करते हैं उसके बाद में उत्तराधिकारी किसको बनाते हैं, अंगद को, और जो टीम जाती है ढूंढने के लिए उसका लीडर किसको बनाते हैं, अंगद को। अंगद का मतलब क्या हुआ, यूथ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन को पावर देने वाली बात। और नेक्स्ट जनरेशन को पावर देते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बलशाली व्यक्ति, एक सूझबूझ वाला व्यक्ति और एक अनुभवी व्यक्ति, ये साथ में रहना चाहिए यंग जनरेशन के। तो उनकी जो उफान आती है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो हनुमान जी और इधर जामवंत, हनुमान जी तो आप जानते हैं ज्ञान के सागर हैं, बल के, बुद्धि के, और जामवंत तो कृष्णकालीन है, द्वापर से हैं। तो अनुभव प्लस दीज पावर्स ऑफ नॉलेज जब वो यूथ को मिलता है और यूथ जब सस्टेन करता है उसको अपने साथ, तब यूथ की ग्रोथ होती है। पॉलिटिशियन कितने बड़े थे, जब विभीषण आए तो वहाँ की बालू उठा करके लंकेश बोल करके उसका उन्होंने वो कर दिया, राज्याभिषेक ही कर दिया एक तरह से। यानी उसके दिमाग का संशय मिटा दिया कि कल को अगर मैं जीत गया लंका तो मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, लंकेश तो तू ही बनने वाला है। ये जो ट्रैवल है, क्योंकि हमारी बातचीत हम मिले किसी अन्य विषय पर हैं तो इसको आज बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं विस्तारित करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेकिन मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूं कि केरला का आदमी यूपीएससी किया हुआ महाराष्ट्र कैडर में अपॉइंट होता है, वो केरलाइट आदमी को मराठी लैंग्वेज बोलने में टाइम कितना लगता है मेरे को बताओ आप कभी केरलाइट कलेक्टर से मिले जो नागपुर पोस्टेड है, वो इतनी सुंदर मराठी बोलता है। अनबलगन साहब हमारे एड में मेरा मौका मिला उनसे मिलने का, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं हमारे महाराष्ट्र के, और मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर आई हैव सीन इन माई एंटायर 66 ईयर्स ऑफ लाइफ। 40 साल से मैं भी उद्योग में हूँ, इससे उन्नत और इससे बेहतर अफसर मैंने नहीं देखा। तमिल है वो, कितनी सुंदर मराठी बोलते हैं। अब आप कल्पना करो जब राम निकले होंगे उस समय संभ्रांत जो भाषा थी अभिजात्य वर्ग की, वो संस्कृत थी। राम दुभाषिया लेके निकले थे क्या अयोध्या से, वो तो चल पड़े। जब वो चल पड़े तो रास्ते में मिलते गए। मिलते का मतलब क्या हुआ, नेटवर्किंग की। इसके आश्रम में रुके, उसके आश्रम में रुके, निषाद को मिले, घर किसी के नहीं गए, सार्वजनिक स्थानों पर मिलते रहे, नेटवर्किंग करी, वर्ड्स का कमिटमेंट भी फॉलो किया। फादर ने कहा था देख भाई जंगल में रहना है, रहे जंगल में ही, पर नेटवर्किंग क्या ज़बरदस्त की। आदिवासी मिलने आते थे, किरात, भील सब मिलने आते थे उनसे। भाई अयोध्या के राजा तो बिल्कुल थे, तो मिलने आते थे। कैसे संवाद करते होंगे। आज कोई रशिया का राष्ट्रपति आ रहा है तो बीच में दुभाषी दो बैठे हैं, एक रशियन समझा रहा है, एक इंग्लिश समझा रहा है, एक हिंदी समझा रहा है। ये व्यवस्था तो वहाँ थी नहीं राम के टाइम पर। इसका मतलब वो जो प्रवास था, उस प्रवास के दौरान उन्होंने बेयर मिनिमम वो लैंग्वेज भी सीख ली जो टच करती है किसी भी व्यक्ति को जब उससे बात करते हैं। मैं मराठी मूलतः नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मराठी में बात करता हूँ, मेरी मराठी में त्रुटि भी यदि होती है ना, तो मराठी व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं प्रयास जो करता हूँ ना, और अल्टीमेटली भाषा का तात्पर्य क्या है, भाषा की आवश्यकता है संवाद करना, और वो संवाद यदि डायरेक्ट हो, दुभाषिए के बिना हो, तो कितना मज़ेदार होगा। अब आप सोचिए, अयोध्या से लगा करके लंका तक ट्रैवल करने में पूरे साउदर्न स्टेट वो पूरे ट्रैवल किए हैं, और हर 50-100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है। ठीक है, 14 वर्ष का समय था, उस समय में वो जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने सीखा, देखा, परखा, समझा।
लेकिन संवाद उन्होंने खुद ने किए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट करूं तो केरलाइट करेक्टर जब महाराष्ट्र कैडर में आता है तो सुंदर मराठी बोलता है। प्रश्न ये नहीं है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, मानवता नहीं बदलती, मानवीय संवेदनाएं नहीं बदलती, समभाव नहीं बदलते, हमारे रिश्ते नहीं बदलते, हमारी करुणा दया ये दृष्टि नहीं बदलती। चलिए, आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि अलग अलग आयामों पर हम आपसे बहुत देर तक बातचीत कर सकते हैं। आपने संस्कृत भाषा का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप एक और बात बता रहे थे, तो उसी बातचीत के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपने नितिन शब्द का भी संस्कृत में अर्थ खोजा है, तो ये नितिन जी को बताया आपने कि आपके शब्द का अर्थ ये है, और क्या अर्थ खोजा आपने? ऐसे कभी अवसर नहीं मिला बात करने का। हाँ, मैंने एक किताब जरूर लिखी उन पर, और उनके बायोलॉजिकल स्केच नहीं है वो, प्योरली उनका जो मैनेजमेंट करने का जो स्टाइल है, उनकी जो प्रबंधन सिद्धांत है, उसको मैंने भारतीय प्रबंधन शास्त्र के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया, और उस पर वो किताब है। 3 भाषाओं में तो है, और भी भाषाओं में उसका हो गया है भावानुवाद, शीघ्र ही आ जाएगी। और हिंदी की 1 लाख प्रतियां बिकी हैं। हिंदी की 1 लाख प्रतियां बिकी है, मराठी की करीबन 20,000 प्रतियां बिकी है। दरअसल ऐसा है कि संस्कृत में नितिन जो शब्द है ना, उसमें बड़ी की मात्रा लगती है, दीर्घ लगती है, लघु नहीं। नितिन मराठी भाषा में छोटी की मात्रा लगती मराठी में अपन छोटा नितिन बोलते हैं, बाकी वहाँ होता है नितिन। तो नितिन का मतलब जो नीतिवान हो। तो आपने देखा उनके स्वभाव में आपको नीतिमत्ता 100% मिलती है। वो उनके नीति में इतनी व्यापकता है, इतनी सर्वसमावेशता है कि वो चाहे संस्कृति हो, चाहे उद्योग हो, चाहे ज्येष्ठ नागरिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जीवन से जुड़े हुए सारे आयाम, चाहे क्रीड़ा हो, ऐसा कोई आयाम नहीं है जो नितिन जी जिस क्षेत्र को छोड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो स्वनाम धन्य है। नीतिवान पुरुष जो होता है, वो जिस तरह का जीवन जीता है, उस तरह का जीवन वो जीते हैं, उस तरह के लक्ष्य को लेके वो चलते हैं। मैं समझता हूँ एकमात्र पब्लिक फिगर होगा पूरे विश्व में, जिसको हम सांसद कहें, विधायक कहें, या कहीं कुछ और नाम से संबोधित किया जाता है, काउंसिल मेंबर वगैरह, जो सामाजिक दृष्टि से इतने बड़े प्रपंच, इतने बड़े प्रकल्प प्रतिवर्ष करता हो। विश्व में मेरे को तो नहीं लगता कोई, मैंने तो किसी का नहीं पढ़ा कि जहाँ वो हज़ारों लोगों को इकट्ठा करता है, जात पंथ धर्म इसके सब बियॉन्ड जा करके भाषा और सबको जोड़ने का प्रयास करता है। तो दिल को दिल के जोड़ने वाली बात है, ये नीतिवान व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए उस नीतिवान के साथ में हम भी मिलकर के जो हमसे बन पड़ता है, हम करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अवसर दिया आने का। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक न केवल आपसे बल्कि एडवांटेज विदर्भ का अब तक का क्या कुछ एक तरीके से यात्रा रही, उससे क्या कुछ सफलता रही, और आने वाले समय में एडवांटेज विदर्भ क्या कुछ हासिल करने वाला है या क्या कुछ सोच रखने वाला है, इसके बारे में हमारे दर्शक अवगत हुए होंगे, और आप जो हैं आपके व्यक्तित्व से भी अवगत हुए होंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।